सुनील मणि तिवारी जी हैं, भाजपा के विधायक हैं। वो कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं। या तिवारी है कि बीमारी है कि बेरोजगारी है, जब भी शोषित वंचित समाज पे शोषण होता है तो जब जय भीम कहता है तो उसको ताकत मिलती है। एक सवाल लेते हैं अमित शाह को लेके। कल उन्होंने जिस प्रकार से 18 मिनट के भाषण में 18 बार उन्होंने नाम लिया लालू यादव जी का। परिवारवाद को लेके बोल रहे थे कि लालू जी ने सबको सेट कर दिया। भाजपा में अपना बेटा को सब सेट नहीं कर रहा है। अमित शाह जी के बेटा सेट नहीं हो गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए सेट होते होते। राजनाथ सिंह के बेटा सेट नहीं हो गए। किसके बेटा सेट नहीं हो रहे हैं भाई? आप चाहते हैं कि बिहार के जनता को भरमा करके फिर से भाजपा अपने दम पे किसी स्वर्ण को मुख्यमंत्री बना दे, आरएसएस वाला को, तो ये बिहार है। अमित शाह जी, यहाँ पे गुजराती कांड आप जो करना चाहते हैं ना वो नहीं चलेगा। वादी जीतन राम मांझी नहीं है, उनके बेटा मंत्री बने हुए बिहार सरकार में, खुद मंत्री बने हुए केंद्र सरकार में, बहू विधायक बन गई है। चिराग पासवान परिवारवादी नहीं है, वो खुद मंत्री बने हुए केंद्र में, जीजा को एमपी बनाए हुए हैं। और अभी इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो पता नहीं उनकी मां लड़ेगी कि कौन। पासवान समाज चिराग को वोट कर देता है, मांझी समाज है वो जीतन राम मांझी के नाम पे वोट कर देता है। फिर भीम आर्मी का वोट आधार क्या है? बिहार में यह चुनावी साल है, चुनाव की तैयारी जोरों पे है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। जितने भी दल हैं दोनों गठबंधन में शामिल, वो सीटों पर भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे भीम आर्मी की। भीम आर्मी लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार में एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। जहां भी दलित एट्रोसिटी होती है वहां भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। रावण ने भी कई दौरे किए हैं। इस बार भीम आर्मी की बिहार की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी, उसी पे बातचीत करेंगे। अमरज्योति पासवान जी हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस बार चूँकि आपका संगठन भी बहुत मजबूत हुआ है, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, गांव-गांव गली-गली हर एट्रोसिटी पर आप जा भी रहे हैं। तो इस बार आपने क्या भूमिका सोची है कि इस बार बिहार की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, अभी हम सब लोग चुनावी परिप्रेक्ष्य में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को कई विधानसभा चिन्हित किए हैं। हम सब ने मिलकर के, हमारी प्रदेश की कमेटी ने, जिलाध्यक्षों ने, और वहाँ पे हम सभी लोग बूथ कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। और इस महीने में अप्रैल एंड तक बूथ कमेटी का निर्माण हो जाएगा। और जहाँ भी बूथ कमेटी का निर्माण हो जाएगा, जहाँ हमारा विधानसभा स्तर का सम्मेलन हो जाएगा, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वहीं चुनाव लड़ेगी। बिहार में जो महागठबंधन है, इंडिया है, उसमें सर्वा कह लीजिए तेजस्वी यादव जी हैं। उनसे जब हमने पूछा कि चंद्रशेखर रावण भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सब लोग को यहीं लड़ना है, फिर हम कहाँ लड़ेंगे। साथ में जो पारस हैं चाचा, उनके साथ जो बातचीत हुई, जो फीडबैक आ रहा है, जो खबरें चल रही है कि सिंबल हमारा होगा, भले आदमी आपका हो, ये कंडीशन चल रही है। इसमें खुद को आप लोग कहाँ देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी की अपनी पार्टी है और बिहार के गठबंधन के बड़े दल हैं। और पशुपति पारस जी भी एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनका क्या गठबंधन पे क्या बात हुआ, उनसे हम लोग को नहीं जानकारी है और ना हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, ना उससे हमारा कोई फ़ायदा है। क्या ये कंडीशन रहेगा तो आप गठबंधन में जाएंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पूरे बिहार में सीटें चिन्हित करके बूथ कमेटी पे काम कर रही है। और मैंने स्पष्ट कर दिया कि जहां भी बूथ कमेटी हमारा होगा और जहां हमारा विधानसभा स्तर का सम्मेलन 5000 लोगों का होगा कम से कम, वहीं पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बिहार के गठबंधन के नेताओं को मेरा स्पष्ट संदेश है कि अगर आप भाजपा को, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और अपना सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे, कौन नहीं रहेगा तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, और किसके साथ और किसके बिना साथ के आप विपक्ष में रहेंगे। ये मुझे लगता है कि बेहतर बिहार के बड़े विपक्ष के जो नेता हैं वो समझते हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी कहते हैं जितना मजबूती से भीम आर्मी लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी, उतना अधिक नुकसान होगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी का वोट बैंक है, वो मैच करता है।
तो देखिए, तेजस्वी यादव जी का क्या वोट बैंक है, नहीं वोट बैंक है, मुझे नहीं पता। लालू यादव जी ने अपने वक्त में, जब वो बिहार की राजनीति में मुख्य धारा में खड़े होकर के जब राजनीति करते थे, तो उनका वोट बैंक था कि बिहार के सभी शोषितों वंचितों का बात वो करते थे, चाहे SC ST का बात हो, OBC का बात हो, EBC का बात हो, या मुस्लिम का बात हो, या धार्मिक अल्पसंख्यकों का बात हो। लेकिन अभी का जो राजनीति, जो चुनाव, पिछला चुनाव तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ है, उस चुनाव में कहीं दिख ही नहीं रहा था दूर दूर तक कि उन्होंने दलितों को साधने का काम किया, SC ST की बात की, अति पिछड़ों को साधने का काम किया, यहाँ तक कि मुसलमानों तक की साधने का काम नहीं किया गया। आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जिनकी आबादी बिहार में 20% है, उनको दो टिकट लोकसभा में दिया गया मुसलमानों को, और दलितों को भी आप कहाँ चुनाव लड़ाते हैं? वहीं लड़ाते हैं जहाँ रिजर्व सीट है। लेकिन दलित समाज के लड़ने भिड़ने वाले, समाज के मुद्दे पे खड़े होने वाले लोगों को आप कितना लड़ाते हैं, ये भी बात रहे। आपकी पार्टी में बड़ा सवाल है ये आपकी पार्टी में बिहार में 14-15 अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नेता हैं, लेकिन सवाल है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज पे हो रहे शोषण पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, उनके मुद्दों पे आपकी पार्टी के कितने विधायक खड़े होते हैं, ये भी तो सवाल है। तो हम कहेंगे कि विपक्ष के नेता तय कर ले कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बगैर आप बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या साथ में रह कर के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और साथ में रहने से कितना आसान होगा रास्ता, अब बिना साथ में रहे कितना आसान होगा, ये उनको तय करना है। अगर उनका मकसद है नीतीश कुमार को, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का, तो हम साथ चलने को तैयार हैं, रेडी हैं। लेकिन हम अपनी झोपड़ी की तैयारी अभी खुद ही कर रहे हैं। हम पक्के के मकान के आश्रय में नहीं हैं। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन हौसला बहुत बुलंद है, और हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश और जुनून काफ़ी है। हम अपनी झोपड़ी को सुरक्षित बना रहे हैं कि जब 2025 में आंधी चलेगा तो हम अपनी झोपड़ी की हिफाजत कैसे कर सके। हमें दूसरे के घर से कोई परवाह नहीं है, हम अपनी झोपड़ी बचाने की तैयारी में लगे। एक परसेप्शन है दलित समुदाय में, जितनी भी जो मेजर कम्युनिटी वाली जातियां हैं, जैसे पासवान समाज हो या फिर मांझी समाज हो, रविदास समाज हो, इनमें ऑलरेडी नेता हैं चिराग पासवान समाज चिराग को वोट कर देता है, एक परसेप्शन है मार्केट में। और जो मुसहर समाज है, मांझी समाज है, वो जितना मांझी के नाम पे वोट कर देता है। फिर भीम आर्मी का वोट आधार क्या है? देखिए, ये समाज के नेता हैं, ये आप कह रहे हैं, ये आम जनता का परिभाषा नहीं है कि ये समाज के नेता, ये समाज के ठेकेदार हैं। और ठेकेदार परवाह नहीं करता कि सड़क अच्छी बनेगी कि खराब, उसको बस मतलब रहता है कि 60-40 का कमीशन जो होता है, कि टेंडर अगर 10 करोड़ का है तो 4 करोड़ हमको बच जाना चाहिए। 6 करोड़ में सड़क खराब बने या बिल्डिंग खराब बने, उससे मकसद नहीं है उसका। तो ये ठेकेदार लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि समाज का समुचित विकास हो, समाज के पास शिक्षा हो, रोजगार हो, उनका बेहतर चिकित्सा हो। जीतन राम मांझी जी जिस समुदाय से आते हैं, मुझे उस समुदाय के रोज़ 1 दर्जन फ़ोन आते हैं कि आज इस मुसहरी में पुलिस आकर के गुंडागर्दी कर रही है, महिलाओं को पीट रही है, भाइयों को उठा करके थाने पे ले जाया जा रहा है, शराब के नाम पे उनसे जबरन पैसा का वसूली किया जा रहा है। तो ऐसे लोग ठेकेदारों को आप नेता मत कहिए। ये ठेकेदार हो सकते हैं, समाज के नेता नहीं हो सकते। समाज का नेता, असली नेता वही है जो समाज के मुद्दों पे मुखर हो, सड़क से लेकर के उस समाज के बीच में, वही समाज का नेता है। आप देखिए कि पूरे ईमानदारी से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, नौजवानों ने ब्लू झंडा लेकर के, नीला झंडा डंडा लेकर के मजबूती से पिछले 10 वर्षों में बिहार के तमाम मुद्दों पे मुखरता से सरकार और पुलिस के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का काम किया है। ये ठेकेदारों ने कभी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने रैलियाँ की, अभी मांझी जी ने रैली की। एक सगल बन गया है कि चुनाव के वक्त में एक रैली बड़ा सा कर दो पटना में, बस समाज के मुखिया हैं। रैली कर देने से क्या होता है? आपको याद होगा कि 2020 चुनाव के पहले बिहार के एक बड़े मलाहों के नेता हैं मुकेश सहनी, उन्होंने बहुत बड़ा भव्य सेट बनाया था और उसमें लोगों को बुलाया था लाखों की संख्या में। लेकिन 2020 के चुनाव में क्या मिला नहीं मिला ये आप सबको पता है, और किनको उनकी पार्टी से टिकट मिला और कौन विधायक बन करके कहाँ भाग के गया ये भी आप सबको पता है। तो भीड़ पे मत जाइए, हम आपको कह रहे हैं भीड़ भेड़ के समान होता है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके रैलियों में बुलाए हुए लोग
सिर्फ पैसे के दम पे हैं। और हमारी रैलियों के जो भीड़ है उसमें आप जा कर के आम जो लोग आते हैं उनसे पूछिए कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, वो उनको पता होगा। लेकिन इनके भीड़ में जा कर के पूछिए कि आप किसके लिए आए हैं और क्या मुद्दे पे आए हैं, किसी को जानकारी नहीं होगा। तो बिना पैसे वाला बुलाई भीड़ और पैसे वाली बुलाई भीड़ में काफ़ी अंतर होता है। हमारे यही है कि मांझी जी और चिराग जी जो जो दो मजबूत नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं, उनके विकल्प के तौर पे उनको टक्कर देने के लिए भीम आर्मी तैयार है। देखिए, हम उनके विकल्प के तौर पे नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम समाज के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील है। हमारे भाइयों की हत्या होती है, उन पे जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो हमें पीड़ा होती है। इनको पीड़ा होती है कि नहीं होती हमको नहीं पता। आप देखिए, अभी औरंगाबाद में घटना घटी, चिराग पासवान जी की पार्टी के नेता के बेटा ने एक समाज की बच्ची पे कार चढ़ा करके हत्या कर दी। लेकिन वो नेता अपने जबान से, अपने सोशल मीडिया से एक शब्द लिखना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वहीं बगल के ज़िला में आकर के किसी व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन करा रहे थे और इतने हंसी ठिठोली कर रहे थे और इतना खिलखिलाता हुआ उनका चेहरा था। इससे प्रतीत होता है कि समाज की हो रही मामलों पे, समाज के ऊपर हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार पे उनको कोई अफसोस नहीं है। जात पात नहीं मानते हैं तो सब दिन क्यों अपने लड़ते हैं हाजीपुर से, जीजा को लड़ाते हैं जमुई से, किसी और को टिकट बेचना हो तो उसको समस्तीपुर से। ना मतलब बिल्कुल टिकट बेचने का काम करते हैं। आप जो प्रत्याशी जो लोग हैं, जो प्रत्याशी लोग हैं, जो उनके पार्टी के सांसद जो हैं, अच्छा, यही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, यही लोग टिकट बेचते हैं ना। नाम बोलने में जिनको आप समाज का नेता बता रहे हैं, यही लोग टिकट बेचने का काम करते हैं। चिराग पासवान समाज के ठेकेदार, जी बिल्कुल। जीतन राम मांझी टिकट बेच देते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। आप देखिए, और ये लोगों ने टिकट बेचने का काम किया। आप उन सांसदों से जाकर के पूछिए कि ये पार्टी के लिए कितना समर्पित हैं। ये पार्टी के लिए समर्पित नहीं है, ये अपने पैसे के लिए समर्पित हैं कि 25 करोड़ देकर टिकट खरीदे हैं तो उसको 50 कैसे बना दे। इनको समाज हो जाएगा 5 करोड़। अरे भैया कर दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। भीम आर्मी वाले लोग मुकदमे से डरते हैं, वो भी मानहानि के मुकदमे से। कुछ नहीं होगा, समाज हमारे साथ है और हम सब लोग समाज के साथ हैं। और आगे आने वाले वक्त में हम बताएंगे इन ठेकेदारों को कि इनकी औकात क्या है। एक सवाल लेते हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लेके। उनका जो हाल के दिनों में हाव भाव रहा है, कल ही अमित शाह के सामने स्टेज पर एक महिला को जिस प्रकार से टच करते हैं, उस पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा है और नीतीश कुमार जी सिर्फ टच नहीं कर रहे हैं, उस महिला को अपनी तरफ खींच रहे हैं कंधे पे हाथ रख के। उनके डिप्टी सीएम हाथ हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन वो उसमें विफल हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और मुझे ऐसा शक है कि उनके इर्द गिर्द, उनके आवास में रहने वाले लोग, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, खाना बनाने खिलाने वाले लोग, उन सब का भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जांच कराएं। या अगर जांच नहीं कराते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के लोग ही अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सहारे नीतीश कुमार को राजनीतिक वध करने के लिए उनको उल्टा सीधा खिला पिला रहे हैं, जिसके वजह से नीतीश कुमार आए दिन महिलाओं के प्रति इस तरह व्यवहार इख्तियार कर रहे हैं। कभी महिलाओं को अपनी तरफ खींचना, कभी उनके बारे में अपशब्द कहना, अश्लील बातें करना, कभी किसी नेता के पैर छू लेना, कभी राष्ट्रगान का अपमान कर देना, कभी ताली बजाने, शोक सभा में ताली बजाने लगना। ये तमाम घटनाएं जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, उससे सीधा प्रतीत होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब सत्ता पे बैठने के लायक रह नहीं गए हैं। इनको एनडीए के सारे बड़े नेताओं को मिल करके दुनिया के जो बेहतरीन अस्पताल हो, चाहे वो भारत में हो या वो अमेरिका में हो या फिर कहीं हो, वहाँ भारत सरकार सरकारी खर्चे पे ले जा कर के इनका इलाज कराए और तब तक के लिए नीतीश कुमार जी के जगह पे बिहार में एनडीए के किसी दूसरे नेता को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि बिहार इस तरह का मुख्यमंत्री का व्यवहार की वजह से शर्मसार होने से बच जाए।
और तमाम जो पदाधिकारी अगर, क्योंकि इनके नेता भी एनडीए में जो हैं गठबंधन वाले, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी ने कहा है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इनको इलाज कराने की आवश्यकता है। जीतन राम मांझी जी तो यहाँ तक कहते थे कि इनको, उनको कहते थे ना भाई, तो उस समय जब विपक्ष में थे तो मतलब इनका तबीयत खराब था। अब साथे हो गया, उल्टा पुल्टा हरकत कर, साथे में रह के हरकत कर रहे हैं। जब एनडीए में है नीतीश जी, इन लोग के सर्वमान्य नेता, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उस समय भी ये हरकतें हो रही हैं, तो मांझी जी, चिराग जी को संज्ञान लेना चाहिए। आप दोनों केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के आप लोग हनुमान हैं, सबरी हैं, आप लोग उनको बोलिए कि इनका बेहतर इलाज कराइए और कार्यवाहक मुख्यमंत्री कोई दूसरा को बनाइए और इनका इलाज कराइए। और जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी इनके स्वास्थ्य के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्टा सीधा खिला पिला रहे हैं, भुंजा में क्या मिला रहे हैं, चाय में क्या मिला रहे हैं, दूध में क्या मिला रहे हैं, दाल चावल में क्या मिला रहे हैं, उसके लिए आप एक जांच टीम का गठन कराइए और इनके इर्द गिर्द में खाने पीने और तमाम चीज़ों का जांच पड़ताल कराइए। क्योंकि बिहार शर्मसार हो रहा है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार का मुख्यमंत्री का व्यवहार है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और हम सब के लिए, पूरे बिहार के लिए अपमानजनक ये घटनाएं हो रही हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इनको इस तत्काल, अगर मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से इतना ही प्यारा है तो इनकी कुर्सी सुरक्षित रख करके इनको इलाज कराने के लिए भेजना चाहिए। और एनडीए के बड़े नेताओं को, चाहे अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे और अन्य इनके जदयू के भी कई बड़े नेता हैं, उन सबको मिल करके तत्काल एक दूसरा कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति इस प्रकार का अपमान नहीं हो। नहीं तो पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। एक सवाल लेते हैं अमित शाह को लेके। कल उन्होंने जिस प्रकार से 18 मिनट के भाषण में 18 बार उन्होंने नाम लिया लालू यादव जी का, परिवारवाद को लेके बोल रहे थे कि लालू जी ने सबको सेट कर दिया। इस पे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर लोग करता है। भाजपा में अपना बेटा को सब सेट नहीं कर रहा है। अमित शाह जी के बेटा सेट नहीं हो गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए सेट होते होते। राजनाथ सिंह के बेटा सेट नहीं हो गए। किसके बेटा सेट नहीं हो रहे हैं भाई? सबके बेटा को सेट करने का काम किया जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। और ये लालू जी पे सिर्फ आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि बिहार के जनता को भरमा करके फिर से भाजपा अपने दम पे किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बना दे, आरएसएस वाला को। तो ये बिहार है अमित शाह जी। यहाँ पे गुजराती कांड आप जो करना चाहते हैं ना, वो नहीं चलेगा। गुजराती को तो छोड़िए, ये उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है। ठीक है, तो ज़रा हिसाब से यहाँ पे परिवारवाद पे ज्ञान मत दीजिए। हमारे पास भी पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। परिवारवादी जीतन राम मांझी नहीं है, उनके बेटा मंत्री बने हुए हैं बिहार सरकार में, खुद मंत्री बने हुए हैं केंद्र सरकार में, बहू विधायक बन गई है। चिराग पासवान परिवारवादी नहीं है, वो खुद मंत्री बने हुए केंद्र में, जीजा को एमपी बनाए हुए हैं। और अभी इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो पता नहीं उनकी माँ लड़ेगी कि कौन लड़ेगा, परिवार से कौन लॉन्च हो जाएगा। वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। बताइए, पूरा उत्तर ठाकुर, सीपी ठाकुर का बेटा, वो परिवारवाद नहीं है। पूरा राजनीति में भाजपा से ज़्यादा परिवारवाद किसी दूसरे दल ने नहीं किया है। ये लोग तो सिर्फ एक परिवार तक रहे हैं, लेकिन भाजपा तो हजारों परिवारों को राजनीति में अलग अलग प्रदेशों में सेट करने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। सुनील मणि तिवारी जी हैं, भाजपा के विधायक हैं। वो कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं, या जय भीम बोलने वाला क्रिमिनल होता है। जय भीम का मतलब क्या है, ये ज़रा समझा दीजिए आप। ये बेवकूफ़ों के बारे में क्या कहिएगा। ये लोग ना अपने पार्टी के नेता को सुनता है ना देखता है। ये फर्जी जो तिवारी कौन है नहीं है, तिवारी है कि बीमारी है कि बेरोजगारी है, इसका टिकट कटने का हमको लग रहा है कि इसको नज़र आ रहा है कि मेरा टिकट कटने वाला है। और इसको लग रहा है ना कि ये जो बात कह रहा है इससे मेरा टिकट बच जाएगा। इस भ्रम में न रहे, ठीक है। और ये जिस प्रकार का बयान दिया है, जय भीम कहने वाले क्रिमिनल हैं, तो हमको तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को क्रिमिनल बोल रहा है, अमित शाह जी को क्रिमिनल बोल रहा है। वो कैसे है? अरे नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, नरेंद्र मोदी जी जय भीम बोल रहे हैं, अमित शाह जय भीम बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में जय भीम बोलते हैं। तो ये सबको क्रिमिनल बोल रहा है ना। तो ऐसे बहियात बेतुका बयान देने वाले लोगों को बात मत करिए, ये निरर्थक लोग हैं, इनकी बात मत करिए। और जय भीम
एक क्रांति का प्रतीक है। जब भी शोषित वंचित समाज पे शोषण होता है तो जब जय भीम कहता है तो उसको ताकत मिलती है, और उसको एक क्रांति का आगाज़ करने के लिए जय भीम कहा जाता है। और जब भी कहीं शोषण अत्याचार अन्याय होता है तो जय भीम कह करके हर शोषण अत्याचार अन्याय के खिलाफ जवाब देने का काम जब किया जाता है तो जय भीम कहा जाता है, तो उसी का नाम जय भीम है। और इसको ये बीमारी को पता नहीं चलेगा, इसलिए वो क्रिमिनल बोल रहा है। तो ये तो पहले मोदी जी को, अमित शाह जी को क्रिमिनल बोल रहा है। तो ये इस पे हटाइए, ये देखिएगा इस चुनाव में ख़त्म हो जाएगा तिवारी फिवारी जो है।